नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीजों के बारे में देखता है, इसके अंदर 47 मेंबर्स होते हैं। तो इस काउंसिल के द्वारा एक मीटिंग चल रही थी आज, और इस मीटिंग के अंदर जो हेड है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, जिनको ह्यूमन राइट्स कमिश्नर कहा जाता है, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर काफी ज्यादा अचानक से चर्चा होने लगी है। उन्होंने ये कह दिया है कि इजराइल के द्वारा जिस प्रकार से अटैक किया गया है गाजा के अंदर, उसको वॉर क्राइम माना जा सकता है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, यूएन राइट्स चीफ सेज इजरायली स्ट्राइक्स ऑन गाजा में बी वॉर क्राइम्स। तो आपके मन में कई सवाल आएंगे, ये वॉर क्राइम क्या होता है? यहां पर अगर ये वॉर क्राइम सिद्ध हो गया तो इससे परिणाम क्या होंगे? यहां पर सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि इन्होंने आखिरकार ऐसा बयान दिया क्यों। तो बहुत सारे डाउट जो है आपके, सब कुछ मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे ऐप को एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इनका नाम है मिशेल बैशलेट। तो इन्होंने यहां पर एक बयान दिया है आज ही थर्सडे को कि इजराइल के द्वारा जो डेडली स्ट्राइक किया गया गाजा के अंदर, वो एक प्रकार से वॉर क्राइम के तौर पर माना जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, वॉर क्राइम क्या होता है इसको लेकर मैं एकदम आखिरी में आपको बताऊंगा, ताकि चीजें आपको अच्छे से रिलेट हो पाए। तो अभी जस्ट ध्यान रखिए, वॉर क्राइम करके एक शब्द होता है जिसको लेकर डिफाइन किया गया है जेनेवा कन्वेंशन के अंदर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। वो सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो यूएन हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने यह भी बोला कि हमास जो ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप या फिर जो भी आप कहिए, उनके द्वारा भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो है वॉयलेशन किया गया है। इसके साथ साथ उनके द्वारा यह भी बोला गया, जो मिशेल बैचलेट हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है कि जितने भी डेथ हुए हैं उसको लेकर हमने वेरीफाई किया है, जिसमें यह हमें पता चला है कि पैलेस्टीनियंस की जो मृत्यु हुई है उनकी संख्या 270 है टोटल। अब लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो शायद 240 के आसपास बताया जा रहा था, लेकिन अब जाकर यहां पर बोला गया है 270 मौतें हुई हैं, और ये 270 जो डेथ है वो गाजा, वेस्ट बंगाल और ईस्ट जेरूसलम मिलाकर है। और जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा आपको गाजा के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पर से जितने अटैक्स और फाइट चल रही थी इसी के बीच में चल रहा था। और सबसे दुख की बात इसके अंदर यह है कि 68 चिल्ड्रन की भी मृत्यु हुई है इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो हमास है, उन्होंने जिस प्रकार से रॉकेट लॉन्च किया था, इसकी वजह से 10 इजरायलीज की मौत हुई है, ऐसा यहां पर बताया गया है ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के द्वारा। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। तो इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर टोटल 47 मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में बैठक चल रही थी। ये जो काउंसिल है दोस्तों, इसलिए बुलाया गया क्योंकि जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था यहां पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाइए और इजराइल के खिलाफ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाइए। मतलब ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस प्रकार से इजराइल ने यहां पर गलत काम किया है, और इसकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टैब्लिश कर दी, और जो भी दोषी है उसको यहां पर सजा सुनाइए। तो इसी को लेकर यहां पर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, और इसी के अंदर यहां पर उन्होंने ये बयान दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये यूएन हाई कमिश्नर क्या है एग्जैक्टली। ये ह्यूमन राइट्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप यूं समझ सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ब्रांचेस हैं। तो ये एक प्रकार से डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीजें हैं उसको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, मतलब इंटरनेशनल लॉज जो बनाए गए हैं उसको एक तरह से ध्यान में रखते हुए क्या ये सारी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं, और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में जो जो चीजें कही गई थी, क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ये सारी जिम्मेदारी इस ऑफिस के पास रहती है। इसको बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, 1993 में, 20 दिसंबर 1993 में। क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स हुआ था, और उसी के बाद यहां पर इस बॉडी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो देखिए, ये तो आपकी एक बॉडी हो गई, लेकिन इसको चलाता कौन है? इसको हेड किया जाता है बाय द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। और मैंने आपको क्या बताया, हाई कमिश्नर कौन है इस समय? मिशेल बैचलेट। तो इनके द्वारा यह पूरा बयान दिया गया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कौन बयान दे रहा है, क्यों बयान दे रहा है। इसके अलावा यहां पर ये जो कमिश्नर हैं, वो सभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं उसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं। और यह भी याद रखना है आपको कि सेक्रेटरीट इसका आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। नेक्स्ट मैं आप आता हूं कि इनके द्वारा और क्या बोला गया है वॉर के बारे में। देखिए, इन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा वॉर है वो तब स्टार्ट हुआ जब हमास ने यहां पर वार्निंग दी इजराइल को, और कहा कि आप अल अक्सा कंपाउंड से चले जाइए, और उसके बाद से लगातार हमास ने रॉकेट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया।
और ये जो भी रॉकेट लॉन्च किया गया है इसको भी एक तरह से क्लियर वॉयलेशन बताया गया। लेकिन जो वर्ड है ना, उस शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहां पर जो कमिश्नर है उनके शब्द ऐसे दिख रहे हैं कि यहां पर इजराइल ने जो रॉकेट लॉन्च किया है वो एक तरह से काफी हद तक वॉर क्राइम के अंदर माना जा सकता है, लेकिन जो हमास ने रॉकेट लॉन्च किए हैं उसको एक तरह से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब वॉर क्राइम का शायद इसको नाम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो कमिश्नर है उनका यह कहना है कि इजराइल ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया था और जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंचा है, यहां पर जो भी कुछ हुआ है इसको लेकर इजराइल का रवैया शायद सही नहीं था। इसी की वजह से इजराइल वाले मुद्दे पर उनको यह वॉर क्राइम के तौर पर दिख रहा है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल ने जो क्लेम किया था कि जिस भी बिल्डिंग को टारगेट किया है, आपने देखा होगा जो अल जजीरा का ऑफिस था उस वाले बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय किया गया, तो इजराइल का बार बार यह कहना था कि ये जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो मिलिट्री के बिल्डिंग्स हैं, मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं, उनके यहां पर बिल्डिंग्स हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कमिश्नर है उनका ये कहना है कि अभी तक जो हमें एविडेंस मिला है उसमें कुछ भी हमें सिद्ध नहीं दिखता है, साफ नहीं दिखता है कि क्या ये एक्चुअल में जो बिल्डिंग्स थी क्या ये मिलिट्री पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। और इसी की वजह से उनका कहना है कि अगर इजराइल ने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हमला किया है, डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हमला किया है, तो इसको हम वॉर क्राइम के अंदर मान सकते हैं। और इन्होंने हमास से भी अर्ज किया कि आप भी जिस तरह से रॉकेट लॉन्च करते हो वैसे रॉकेट मत लॉन्च करो। ऑब्वियस सी बात है, क्या इजराइल इसको लेकर शांत रहेगा? तो इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू द यूएन, उनका यहां पर रिस्पॉन्स आया और उन्होंने ये कहा कि जो हमास है वो एक तरह से जिहादिस्ट है, जेनोसाइडल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो बोला ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पैलेस्टीनियन को एक प्रकार से शील्ड के तौर पर यूज किया जाता है हमास के द्वारा, और इसी की वजह से कई सारे सिविलियंस की भी मृत्यु हो जाती है। और यहां पर इजराइल का यह भी कहना था कि 4400 जो रॉकेट लॉन्च किए गए थे हमास के द्वारा, हर एक रॉकेट यहां पर वॉर क्राइम के तौर पर इसको भी मानना चाहिए। तो इजराइल का कहना है कि हर एक रॉकेट भी तो वॉर क्राइम है। ऑल्दो हमने यहां पर आयरन डोम की टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको रोक लिया था, लेकिन वो भी तो एक तरह से वॉर क्राइम के तौर पर मानना चाहिए, ऐसा इजराइल का कहना था। जहां तक पैलेस्टीन है, उनकी तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका यह कहना था कि इजराइल का उस लैंड पर आना, उस जमीन पर आना, वो अपने आप में एक क्राइम है। मतलब कि उसको ऑक्यूपाई किया गया है, उसको छीना गया है हमसे, तो उस पूरे मुद्दे को उन्होंने कह दिया कि इजराइल का वहां पर रहना ही एक तरह से क्राइम है। अब हम आते हैं दोस्तों कि इन सबका सार क्या निकला, मतलब समरी क्या है। तो देखिए यहां पर हम क्या समझे कि जो कमिश्नर है उनका यह कहना है कि यह वॉर क्राइम के तौर पर माना जा सकता है। देखिए ये नहीं कहा है कि वॉर क्राइम होगा, वो तो इंक्वायरी वगैरह बैठेगी, जब चीजें होंगी तब अगर सिद्ध हो गई चीजें तो उसको वॉर क्राइम माना जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि वॉर क्राइम का मतलब क्या है। देखिए वॉर क्राइम एक तरह से आप कह सकते हो इट इज मोस्ट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स में के अंदर आता है। जितने भी क्राइम्स होते हैं विश्व के अंदर उसमें सबसे ज्यादा सीरियस तौर पर किया जाता है। यूनाइटेड नेशन को ने इसको डिफाइन किया है और यह कहा है कि वो क्राइम जो कि इंटरनेशनल लॉ को तोड़कर क्राइम किया जाता है उसको एक तरह से हम यहां पर वॉर क्राइम के तौर पर कह सकते हैं। मतलब कि सिविलियंस को, एनिमी को अगर आप हमला कर रहे हो, मतलब बेसिकली यह है कि अगर आप वॉर भी कर रहे हो तो ह्यूमैनिटेरियन चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो जेनोसाइड है वो एक अलग चीजें होती हैं। यहां पर अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो समूह के बीच में अगर कोई भी फाइट चल रहा है, जरूरी नहीं है कि ये इंटरनेशनली होना चाहिए, यहां पर डोमेस्टिक भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा इस समय इथियोपिया के अंदर ये जो रीजन है टिग्रे रीजन, वहां पर फाइट देखने को मिल रहा है, तो ये डोमेस्टिक फाइट भी हो सकता है, इसको भी वॉर क्राइम के तौर पर हम कह सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर यूनाइटेड नेशन यह कहता है कि अगर आप इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन करते हैं और जानबूझकर सिविलियंस के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको वॉर क्राइम कहा जाता है। इसके साथ साथ एक जेनेवा कन्वेंशन भी है 1949 का, इसके अंदर आर्टिकल 147 है। देखिए इसके अंदर भी आपको लगभग इसी तरह की चीजें मिलेंगी। इसमें कहा गया है विलफुल किलिंग, टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगर इस तरह की चीजें की जाती हैं, मतलब कि सपोज आप वॉर चल रहा है और आप किसी महिला का रेप कर रहे हो, इस तरह की जो चीजें की जाती हैं। आपको याद होगा बांग्लादेश युद्ध में क्या हुआ था, आपको 1971 में बहुत सारी महिलाएं बच्चों के साथ प्रताड़ना की गई थी, तो वो एक तरह से वॉर क्राइम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब वो वॉर क्राइम के अंदर आएगा। तो जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली भी यही होता है आपका वॉर क्राइम। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए जो आपका ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसके अंदर अगर आप देखोगे इनका जो मिशन है, इनका मिशन क्या होता है, इसके अंदर ये लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पीपल टू हेल्प एम्पावर पीपल टू रियलाइज देयर राइट। और यहां पर देखिए
to assist those responsible for upholding such rights in ensuring that they are implemented। मतलब कि अगर कोई भी देश, कोई भी पर्सन वॉर क्राइम कमिट करता है तो उसके खिलाफ यहां पर एक्शन लेना, मतलब उसको एक सही नतीजे तक पहुंचाना। यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि श्रीलंका के खिलाफ यहां पर वोट किया गया था, मतलब एक रेजोल्यूशन था जो श्रीलंका नहीं चाहता था कि अडॉप्ट किया जाए यूएनएचआरसी के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि 2009 तक जो युद्ध चला था, गृह युद्ध चला था श्रीलंका के अंदर, उसको एक प्रकार से वॉर क्राइम के अंदर माना जा रहा है। मतलब कि जिन्होंने भी ये किया है, जिस तरह की चीजें की हैं श्रीलंका के अंदर, उसको सही नतीजे तक पहुंचाना, जो दोषी हैं उनको यहां पर सजा दिलवाना, ऐसा कोशिश किया जाता है यूएनएचआरसी के द्वारा। तो ये जो सारा डिसीजन है, याद रखना है आपको, जो 47 कंट्रीज हैं वो डिसीजन लेते हैं, उनके द्वारा वोटिंग होती है कि क्या यहां पर कोई इंक्वायरी बैठेगी, नहीं बैठेगी। इंक्वायरी बैठने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, क्या उस रिपोर्ट को अडॉप्ट करना है, नहीं करना है, ये आपका इन देशों के द्वारा लिया जाता है। और इस समय आप देख सकते हो यहां पर भारत भी इसका मेंबर है 2019 से लेकर 2021, मतलब ये 3 साल तक हम इसके मेंबर बने रह सकते हैं। तो ये आखिरी वर्ष चल रहा है हमारा। तो इसको लेकर जो भी प्रस्ताव आएगा, अगर यहां पर कोई रेजोल्यूशन आता है, कुछ भी आता है, तो ये मेंबर्स अब डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होना है। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन आज ये जो पूरा मुद्दा चल रहा था, इजराइल ने जो किया है गाजा के अंदर, इसको वॉर क्राइम बोला जा रहा है, क्यों हुआ, क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में, कब बनाया गया, इसको इलेक्शंस को लेकर क्या होता है। 2 स्टेटमेंट है यहां पर, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। और इसका जरूर राइट आंसर है, आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर आना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, तो आ सकते हैं। इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।